दोस्तों, द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में वैसे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि द्रौपदी का स्वयंवर केवल निशाना लगाने की एक स्पर्धा मात्र नहीं था, बल्कि इसमें विज्ञान और कला की पूरी परीक्षा थी। राजा द्रुपद ने अपनी सुदर्शना और गुणवान्य कन्या को सिर्फ एक अच्छे निशानेबाज को सौंपने के लिए ही स्वयंवर का आयोजन नहीं किया था। निश्चित रूप से वो ये चाहते थे कि उनकी सर्वगुण संपन्न कन्या किसी सुयोग्य और शिक्षित वर को ही सौंपी जाए। इसके अलावा निशाना लगाने के लिए मछली की आंख का ही इस्तेमाल क्यों किया गया, इसकी भी एक वजह थी। इतना ही नहीं, जिस बर्तन में मछली की छाया देखकर निशाना साधना था, उसमें पानी के स्थान पर तेल क्यों भरा गया था, ये भी विज्ञान से जुड़ा एक पहलू था। तो दोस्तों, आइए एक एक कर इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि त्रेता या द्वापर जैसे प्राचीन समय में किसी कन्या के स्वयंवर में किसी वर को चुने जाने के लिए उसे कितनी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था। हम आपको एक वीडियो में ये बता चुके हैं कि द्रौपदी का स्वयंवर जीतने में अर्जुन इसलिए सफल हो सका था क्योंकि उसे गंधर्वराज अंगपर्ण चित्ररथ ने चाक्षुषी विद्या सिखा दी थी। इस विद्या में पारंगत होने पर सूक्ष्म लक्ष्य भी विराट रूप में दिखाई देने लगता है, परंतु द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन को केवल चाक्षुषी विद्या से ही सफलता नहीं मिली थी, इसके लिए उसे अपनी वैज्ञानिक समझ की भी परीक्षा देनी पड़ी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्य के रूप में मछली ही क्यों रखी गई थी। दोस्तों, सनातन परंपरा में मछली का वैसे तो काफी महत्व है। भगवान विष्णु का पहला अवतार भी मत्स्य अवतार ही है। इस अवतार में जगत पिता नारायण ने संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था। इसके साथ ही उन्होंने हयग्रीव नामक दैत्य का वध भी किया था, जिसने वेदों को चुराने का अपराध किया था। तौरात, इंजिल, बाइबिल, कुरान और मत्स्य पुराण सहित जल प्रलय की ये कथा सभी देशों की सभ्यताओं और स्मृति लेखों में दर्ज है। भारत में शादी ब्याह जैसे कई शुभ कामों में मछली को स्थान दिया जाता है। बुंदेलखंड में तो दीपावली और धनतेरस की पूजा बिना चांदी के मछली के पूरी नहीं होती। कई जगह लोग अपनी बेटी की शादी में लड़की और दामाद को चांदी की छोटी सी मछली देते हैं। वास्तुशास्त्र के जानकार कहते हैं कि चांदी या पीतल की मछली को घर में पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे बहुत जल्द ही धन की दिशाएं खुल जाती हैं और चारों ओर से धन की बरसात होने लगती है। हिंदुओं में मछली को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसे में अगर सपने में मछली बार बार आपसे अटखेलियां करती हुई दिखाई देती है, तो इसका मतलब होता है कि आपके घर पर जल्द ही मां लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। बंगाली समुदाय में तो बिना मछली के कोई भी शुभ काम नहीं होता। वैसे मछली का प्रयोग प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में किया जा रहा है। कहीं ये सम्मान का प्रतीक है तो कहीं निर्माण का। कई दूसरी संस्कृतियों में भी मछली का प्रतीक सृष्टि के निर्माण को संदर्भित करता है, जिसका एक उदाहरण बौद्ध धर्म भी है, जहाँ हिंदू धर्म के समान ही इसे खुशी और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। बौद्ध धर्म के 8 शुभ प्रतीकों में मछली भी शामिल है, जो कल्याण, खुशी और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है। इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश के एक शहर का नाम भी मछली शहर रखा गया है। प्राचीन मेसोपोटामिया में प्राचीन काल से ही देवताओं को मछली का प्रसाद चढ़ाए जाने की परंपरा थी। हमें लग सकता है कि शायद इन्हीं खासियतों की वजह से राजा द्रुपद ने स्वयंवर में मछली को निशाना लगाने के लिए चुना था। लेकिन हमें अभी इसके वैज्ञानिक पहलू पर विचार करना होगा, और ऐसा करते ही हम पाएंगे कि मछली की आंख अन्य प्राणियों की आंख से अलग है और विशेष है। वैसे तो मछली की आंखें पक्षियों और स्तनधारियों की आंखों के समान ही होती है, पर मरने के बाद भी मछली की आंख बंद नहीं होती, क्योंकि इसमें पलकें नहीं होती और इनका लेंस ज्यादा गोलाकार होता है। पक्षी और स्तनधारी सामान्य रूप से अपने लेंस के आकार को बदलकर फोकस को समायोजित करते हैं, लेकिन मछली सामान्य रूप से लेंस को रेटिना के करीब या आगे ले जाकर फोकस समायोजित करती है। कुछ मछलियां पैराबैंगनी देख सकती हैं और कुछ ध्रुवीकृत प्रकाश के प्रति संवेदनशील भी होती हैं। पानी के ऑप्टिकल गुण भी प्रकाश की विभिन्न तरंग को अलग अलग डिग्री तक अवशोषित करते हैं। मछली के लेंस आमतौर पर अधिक घने और गोलाकार होते हैं और कॉर्निया बहुत गोल होता है। इसलिए मछली अपनी आंख के चारों ओर लगभग पूर्ण गोलार्ध में या 360 डिग्री में अपने पर्यावरण की छवियां प्राप्त कर सकती है। आपको पता ही होगा कि फिश आई लेंस फोटोग्राफी में भी एक प्रसिद्ध लेंस है।
फोटोग्राफी में ये दूसरे लेंसों की तुलना में एक विशेष लेंस होता है। फिश आई लेंस के साथ ली गई तस्वीरें तुरंत ध्यान आकर्षित करती हैं, क्योंकि उन्हें संदर्भ के बाहर ले जाया जाता है। जो कुछ पास होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और जो कुछ दूर होता है वो छोटा हो जाता है। ऐसा ही तब भी होता है जबकि मछली की आंख पर रोशनी पड़ती है। और द्रौपदी के स्वयंवर में छत पर लगे घूमते चक्र से बंधी मछली की आंख पर रोशनी का ऐसा ही प्रभाव पड़ रहा था। उस मछली की आंख का प्रतिबिंब नीचे रखे पात्र के द्रव्य पर पड़ना था, तो पात्र में पानी के स्थान पर तेल भरा गया। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि तेल पानी से भारी होता है और हवा चलने से पानी में लहरें बनने की आशंका रहती है, जबकि तेल में ऐसी आशंका नहीं रहती, बल्कि उस पात्र में तेल भरे जाने का वैज्ञानिक पहलू भी था। पहला तो ये मामला प्रकाश से जुड़ा हुआ था, क्योंकि तेल कम पारदर्शी होता है और पानी तेल से ज्यादा पारदर्शी होता है। पानी के मुकाबले तेल पर मछली या उसकी आंख का प्रतिबिंब ज्यादा अच्छा उभरता है। इसके साथ ही इसमें द्रव्य के घनत्व का मामला भी था। ये तो हम सभी जानते हैं कि तेल का घनत्व 910 से 930 के बीच होता है, जबकि पानी का 997 और दूध का घनत्व 1000 होता है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन सघन माध्यम और विरल माध्यम में अलग अलग होता है। जब प्रकाश वायु से जल में गमन करता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों ही कम हो जाती है। वहीं जब प्रकाश वायु से तेल में गमन करता है तो प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। साथ ही प्रकाश की गति थोड़ी धीमी हो जाती है और वो अपनी दिशा भी थोड़ी बदल लेती है। ऐसे में किसी घूमते ऑब्जेक्ट के प्रतिबिंब पर तब तक सही निशाना नहीं लगाया जा सकता जब तक कि निशाना लगाने वाले को इसके पीछे का पूरा विज्ञान ज्ञात ना हो। ये एकदम वैसा ही है जैसा आकाश में बिजली चमकते हुए पहले दिखता है और बाद में उसकी आवाज सुनाई देती है। या आप कह सकते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का सिद्धांत यहाँ लागू होता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि गाड़ियों में लगे साइड मिरर में साफ साफ लिखा होता है कि पीछे से आ रही गाड़ी वास्तव में उतनी दूर नहीं है जितनी की दिखाई दे रही है। ऐसे में सटीक अंदाजा लगाकर घूमते ऑब्जेक्ट पर निशाना साधना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए विज्ञान की जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, द्रौपदी का स्वयंवर जीतने के लिए अर्जुन को चाक्षुषी विद्या के साथ साथ विज्ञान का ज्ञान होना भी आवश्यक था। ये बात अलग है कि उस समय के उत्कृष्ट विज्ञान को हमें कथा कहानियों में इस तरह से परोसा गया है कि हमारा ध्यान ही उस ओर नहीं जाता, क्योंकि केवल द्रौपदी का स्वयंवर ही नहीं बल्कि उस दौर में होने वाले इस तरह के तमाम आयोजनों में ज्ञान विज्ञान का पूरा समावेश होता था। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।